स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि हम लोग एनसीईटी 2026 के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसको कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट पेपर को डिस्कस कर लिया है। ये जो हमारा थर्ड सेट है तो इसमें हम लोग 25 हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एनसीईटी में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जिनका आने का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। एकदम अच्छे से 25 क्वेश्चंस कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इससे आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी ने किस साल लॉन्च किया था। तो इसका सीधा सा आंसर है 1942। ठीक है, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है जिसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये आपका 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हम लोग किस नाम से और जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा ई बुक स्टोर है वहाँ पे अभी एकदम शानदार ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप एनसीईटी 2026 का कोई भी 5 ई बुक आप बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, हमें इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए या फिर आपको स्टोर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमें मतलब जाके मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा ये ई बुक का ऑफर जो है उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप एक बार ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020। ठीक है, तो जो JNK का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 2020, उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं। उर्दू एंड हिंदी ओनली, कश्मीरी एंड उर्दू ओनली, हिंदी उर्दू पंजाबी एंड इंग्लिश, या फिर कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। ठीक है, जो आपका कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 आया था उसमें 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, कश्मीरी डोगरी हिंदी उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये जो चीज़ है इसको आपको याद रखना है, और ये जो था फर्स्ट टाइम था। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन कश्मीरी एंड डोगरी वेर गिवन ऑफिशियल स्टेटस। तो पहली बार कश्मीरी एंड डोगरी को ऑफिशियल स्टेटस कब मिला था, जब आपका ये जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 आया था तब मिला था। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कोंकण रेलवे कनेक्ट विच 2 सिटीज़। तो कोंकण रेलवे जो है आपके कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो कोंकण रेलवे जो है आपके कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है, तो वह है आपका रोहा महाराष्ट्र टू ठोकुर मंगलुरु। ठीक है, तो जो आपका सिटी है महाराष्ट्र का रोहा और ठोकुर मंगलुरु। तो कोंकण रेलवे के बारे में अगर आपका क्लास 12 में ज्योग्राफी था तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो कोंकण रेलवे जो है वो रोहा इन महाराष्ट्र टू ठोकुर नियर मंगलुरु इन कर्नाटका, इन दोनों जगह को कनेक्ट करता है। और इसका टोटल डिस्टेंस आपका 741 किलोमीटर का है और बहुत ही अलग अलग जगहों से पास होता है। ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है वहाँ पे ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका इन स्टेट्स के थ्रू पास होता है। और काफ़ी शानदार आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसे जगह पे बना है जहाँ पे मतलब रेलवे लाइन बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो इसलिए उसको जो है बहुत ही अच्छा एक इंजीनियरिंग मार्वल जो है वो कहा जाता है। जो हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। तो जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है उसमें आपको पता होगा कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, बट कौन से जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो आपका फोर्थ है ऑब्वियसली आपको पता होगा, राइट टू लाइफ जो है आपका, जो आपका आर्टिकल 21 में इसको जो है कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे भी इसको क्या नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तो इसमें ही ये चीज़ जो है वो लाया गया था। ठीक है, कि आपका जो राइट टू लाइफ है उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल। तो जो आपका लाइटेस्ट मेटल है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि साइंस आर्ट सबके जो क्वेश्चंस है वो मिक्स करके आते हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल पेपर जो है सबके लिए एक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि लाइटेस्ट मेटल जो है वो कौन सा है। तो लाइटेस्ट मेटल आपका लिथियम है। ठीक है, लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल एंड द लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट। बस आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा है वो पूछा गया है। तो लिथियम जो है आपका लाइटेस्ट मेटल है और सबसे लीस्ट डेंस सॉलिड एलिमेंट है। ठीक है, जिसका डेंसिटी आपका 0.534 ग्राम क्यूबिक मीन्स आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी मतलब लाइट मेटल है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लिथियम। तो हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है, द डांडी मार्च या फिर सोल्ट मार्च जिसे हम लोग जानते हैं पॉपुलरली, जो 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वो किस चीज़ के अगेंस्ट हुआ था। ठीक है, किस चीज़ के लिए
जो ये दांडी मार्च है उसको स्टार्ट किया गया था। तो ये जो दांडी मार्च है पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल आपका 1905 के टाइम पे हुआ था, तो उस वक्त का नहीं है ये, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सोल्ड प्रोडक्शन एंड हैवी सोल्ड टैक्स, ठीक है। तो जो ब्रिटिश था उन लोगों ने क्या किया था कि सोल्ड प्रोडक्शन पे पूरा मोनोपोली लेके रखा था कि कोई भी जो इंसान है वो मतलब सोल्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ मतलब जो सोल्ड था उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी लगाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो आपका दांडी मार्च है, ठीक है, वो हुआ था, स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है, मार्च 12 टू अप्रैल 6 तक 1930 में, जिसमें 241 माइल्स का डिस्टेंस को कवर किया गया था, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जो है आपका गुजरात कोस्ट में वहाँ तक, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सोल्ट लॉ जो है उसको ब्रोक किया, सी वाटर से सोल्ट बना के, ठीक है। तो इसी से आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो आपका स्टार्ट हुआ। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है। तो ये जो है आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है आ जाएगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट रहता है उसमें। तो ऑब्वियसली आपका देखेंगे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर टॉपिक है, तो ये क्यों स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी टू अटलांटिक ओशन, या फिर ये सेपरेट करता है इंडिया श्रीलंका, ये बिल्कुल गलत है। इसका जो कौन सा स्ट्रेट है इसका नाम आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, लिंक ब्लैक सी टू एगन सी, या फिर जो हमारा फोर्थ है, इट्स अ वाइटल ओल्ड ट्रांजिट चेक पॉइंट कनेक्टिंग द पर्शियन गल्फ टू द गल्फ ऑफ ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, अगर आपने न्यूज़ थोड़ा भी देखा होगा, तो ये जो आपका क्या है, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे ऑयल जो है वो पास होता है, ठीक है। अबाउट 20% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पेट्रोलियम सप्लाई जो है यहाँ पे आपको इस पॉइंट के थ्रू देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होता है, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह निकल के आ जाता है, ओके। फिर जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंडिया में लेके आया जाए, ठीक है। तो ये कौन था आपका, तो ये आपका था ऑब्वियसली बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। ये 1957 की कमेटी जो थी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि आपका 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद वाला सिस्टम को लाया जाए, और राजस्थान जो था वो सबसे पहला स्टेट बना इसको रिकमेंडेशंस को अपनाने वाला 1959 में, ओके। इसके बाद जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन द बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट्स लोकेशन। तो बायोस्फीयर रिजर्व और उसके लोकेशन का जो करेक्ट मैच है, ठीक है, इसमें कौन सा है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व महाराष्ट्र, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा, नोडेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, या फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है। उसके बाद अगर बात करेंगे आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये आपका तमिलनाडु का है, केरला एंड कर्नाटका का है, ठीक है, महाराष्ट्र का नहीं है। एंड सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में है, ग्रेट निकोबार जो है आपका अंडमान एंड निकोबार में है, ओके। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द फेमस मार्टिस डे, शहीद दिवस जो है आपका, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 30 जनवरी एवरी ईयर टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ। तो शहीद दिवस हम लोग किसके डेथ एनिवर्सरी पे मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 30 जनवरी को किसका डेथ हुआ था, वो हमारे महात्मा गांधी थे, ठीक है। उनका डेथ जो है आपका 30 जनवरी को हुआ था। तो 30 जनवरी को इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और मतलब जो नेशन वाइड हमें क्या देखने को मिलता है, साइलेंस देखने को मिलता है 11 AM को, ठीक है, 2 मिनट का साइलेंस, ओके। और ये जो है महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द टर्म स्टैगफ्लेशन इन इकोनॉमिक रेफर टू। तो जो स्टैगफ्लेशन टर्म है इकोनॉमिक्स में, ये किस चीज़ को बताता है। तो स्टैगफ्लेशन जो है आपका एक टर्म है जो कि बताता है आपका साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट विद स्लो ग्रोथ, ठीक है। मतलब जब आपका क्या होता है कि हाई इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, चीज़ों का दाम जो है बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, और साथ ही साथ महंगाई के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो महंगाई के साथ अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ता है तो स्लो ग्रोथ भी होता है। तो इस सिचुएशन को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं, इकोनॉमिक्स में सिंपल सा टर्म है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आर्यभट्ट जो है इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था, तो ये आपका 1979 में और 75 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च ऑन अप्रैल 1975 इसको हम लोग तब ने लॉन्च किया था।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका, नीति आयोग रिप्लेस्ड विच अर्लियर बॉडी इन इंडिया। ठीक है, तो नीति आयोग जो आया था, ठीक है, तो नीति आयोग आने से पहले उस बॉडी का नाम क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? फाइनेंस कमीशन, इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल या फिर प्लानिंग कमीशन। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि नीति आयोग जो है उन्होंने क्या किया है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। ठीक है, नीति आयोग मतलब आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI। ठीक है, तो वो जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया था। ओके, तो नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना है? प्लानिंग कमीशन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। तो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक इनमें से आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक आपका कौन सा है? गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। ठीक है, तो जो आपका गुरु शिखर है, ठीक है, जिसका हाइट 1722 मीटर है, वो जो है हाईएस्ट पीक है आपका अरावली रेंज का, जो कि आपका माउंट आबू हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान उधर लोकेटेड है। ओके, तो आपको आई थिंक ये पता चल गया होगा हाईएस्ट पीक कौन सा है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY इस रिलेटेड टू विच सेक्टर। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फसल का बात किया गया है, यानी कि क्रॉप होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्रॉप से रिलेटेड है, क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, फसल बीमा मतलब क्रॉप इंश्योरेंस, सिंपल सा चीज़ है। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है फार्मर्स को दिया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को लाया गया था। ठीक है, ये आपका जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। इज ए गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट एंड डिजीजेस। तो अगर किसी फार्मर का क्रॉप लॉस होता है तो उसमें ये लोग क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो यही बेसिक सा स्कीम है। ठीक है, जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन हम लोग किसको जानते हैं इंडिया में? तो वो आपके वर्गीस कुरियन है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, जिसको हम लोग मिल्की मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसका जो हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, लार्जेस्ट ओशन जो है पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? तो वो आपका ऑब्वियसली पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन जो है आपका लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, कितना जगह ये कवर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मोर देन ऑल द वर्ल्ड लैंड मासेस कंबाइंड। तो वर्ल्ड में जितने भी लैंड मासेस है सबको कंबाइन करेंगे फिर भी इतना जगह नहीं होगा जितना पैसिफिक ओशन अकेले जो है वो कवर करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा क्या है? द सरकारिया कमीशन वाज सेटअप टू एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो जो आपका सरकारिया कमीशन था उसको किस इशू को जांचने के लिए मीन्स सेटअप किया गया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस या फिर जुडिशियल रिफॉर्म एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो जो सरकारिया कमीशन था वो आपका सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके सेटअप किया गया था। ठीक है, 1983 में ये सेटअप किया गया था बाय जस्टिस RS सरकारिया टू एग्जामिन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया? 1988 में। ओके, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, द चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन विच पार्ट ऑफ द मून। तो जो चंद्रयान 3 था जिसका लाइव लैंडिंग मोस्ट प्रोबेबली आपने देखा होगा। ठीक है, तो वो जो है किस पार्ट ऑफ द मून में लैंड हुआ था? नॉर्दर्न पोलर, इक्वेटोरियल या फिर साउदर्न पोलर रीजन। ठीक है, या फिर फार डार्क साइड ऑफ द मून। तो फार साइड। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली साउदर्न पोलर रीजन है। जो आपका चंद्रयान 3 था, ठीक है, वो आपका साउदर्न पोलर रीजन में अगस्त 23, 2023 को लॉन्च किया था। ओके, जो आपका प्रज्ञान रोवर था उसका रोवर का नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, द डुरैंड लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो जो आपका डुरैंड लाइन है वो किसके बीच का बॉर्डर है? तो ये आपका है इंडिया मतलब अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो जो आपका डुरैंड लाइन है आपका 2640 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो कि आपका अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। 1893 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसने किया था? सर मोर्टिमर डुरैंड ने किया था। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, द फॉरेस्ट राइट एक्ट इनेक्टेड बाय इंडिया इन 2006 प्राइमरली एम्स टू। जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? ठीक है, किस चीज़ को वो एम करता है? ठीक है,
तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है आपका एक्चुअली रिकग्नाइज करता है लैंड एंड फॉरेस्ट राइट ऑफ ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। तो जो भी ट्राइबल लोग हैं या फिर जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है उनके राइट्स को, ठीक है, उनके फॉरेस्ट राइट को ये लोग क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो आया था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो जिनका भी 12 में इकोनॉमिक्स होगा उसको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, ठीक है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो है हमें आरबीआई को कहते हैं, ठीक है। आरबीआई मतलब जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों कहा जाता है कि अगर किसी भी बैंक के पास पैसे नहीं रहते हैं, अगर वो बैंक जो है वो बैंकरप्ट होने वाला रहता है, तो आरबीआई जो क्या करता है उसको हेल्प करता है। लास्ट हेल्प कौन आपको प्रोवाइड करेगा, किसी भी बैंक को अगर वो डूबने वाला है तो उसको ऑब्वियसली आरबीआई जो है उसको हेल्प करेगा, ताकि जो लोगों का ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम पे वो बना रहे, ठीक है। तो इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो है वो कहा जाता है। और इमरजेंसी फंड वगैरह भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल बैंक्स को जिनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहती है, ओके। उसके बाद हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है, द कान्हा नेशनल पार्क नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, तो वो आपका एमपी में लोकेटेड है, ओके। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है इस लोकेटेड इन मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। और उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडिया में वो किस कंट्री से लाया गया है। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, इसका कंसेप्ट हम लोगों ने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो यूएसए से ये वाला कंसेप्ट जो है वो लिया गया है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उस पर बढ़ने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ कि आप जो है हमारा वेबसाइट पे जाइए, लिंक मिल जाएगा, इस तरह से आपको वहाँ पे सारे ई बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई सा भी 5 ई बुक, ठीक है, CUET NCERT कोई सा भी 5 ई बुक आप बस 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैसेज ऑन व्हाट्सएप का बटन, यहाँ पे क्लिक करके आप जाइए और हमें मैसेज कीजिए, ओके। उसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 25, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन HNRC ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो NHRC, ठीक है, NHRC आपका कब इस्टेब्लिश हुआ था, किस साल इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1993 में, ठीक है। तो जो आपका NHRC था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट रहे तो आप हमें बताइएगा और ई बुक के लिए हमें ज़रूर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।